रूसी हमले में 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में यूक्रेन भी वहीं ओक्तिरका के सैन्य अड्डे पर भीषण गोलाबारी चल रही है। अब एक के बाद एक सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से रूस हमलावर है, कीव को घेर रहा है, खूनी हमले क्योंकि कई सैनिकों की मौत हो रही है। ऐसे में यूक्रेन अपना रोष दिखा रहा है। सुलह की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका इसे करार दे रहा है। उनका कहना है कि आप हमारे सैनिकों को मारेंगे तो फिर इस बातचीत का क्या मतलब है। जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट लेते हुए फिर अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपको लिए चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ 70 सैनिक मरते हैं यूक्रेन के। वो कह रहे हैं कि इस बातचीत का क्या मतलब है। ये बहुत बड़ा झटका है और आक्रामक हर रोज हो रहे हैं पुतिन। कैसे समझे दोनों के दिमाग को? देखिए, स्पष्ट बात है कि कल की जो बातचीत थी वो एक पॉजिटिव उसमें थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि उससे कुछ निकल के आएगा। तो ब्रॉडर पिक्चर यही है, बड़ी पिक्चर की बड़ी तस्वीर यही है कि बातचीत हुई है और दूसरे राउंड की बातचीत को भी कम से कम वो डेलीगेशन दोनों तैयार थे, अपने अपने प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके दूसरे दौर की बातचीत होगी। हाँ। कहीं ना कहीं, और ये अब गोमेल में नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जाके अब रशियंस एग्री कर गए कि जो अपना बॉर्डर है पोलैंड और यूक्रेन का, उस बॉर्डर पर किसी टाउन में होगी। तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरी बात आपसे कमेंट, गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से सिन्हा साहब। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो पुतिन है वो हर एक जगह रिट्रीब्यूट करते हैं, एक बड़ा उसके बाद मौका देते हैं कि कुछ बात निकल करके आ जाए। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव थी वो जो कल की बैठक हुई थी, जो पूरे के पूरे वो नहीं मान रहे थे। और मेरा मानना ऐसा है कि पहले राउंड का जो दौर है थोड़ा पॉजिटिव है, मगर पुतिन अब अपने डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अब वो कहते हैं क्रीमिया में आप बोलो कि वो रशिया का हिस्सा है। और एक बात और उन्होंने कह दिया कि आप इनको निकालें, डीमिलिटराइज करें। आप डीमिलिटराइजेशन तो था ही। वो जो कहते हैं ना कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप वो उनका मेन मुद्दा था। हाँ। पर दो चीजें और जोड़ दी है क्रीमिया को लेकर। गौरव, हाँ, तो ये और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से गौरव, तमाम मुश्किलों के बीच आप लोग जमीन पर डटे हुए इस वक्त कीव में मौजूद है। कीव से ताजा हालात बताइए, रात किस तरह की रही कीव में मौजूद लोगों के लिए? और इसी के साथ रूस इस वक्त, आप सोचिए मैक्रोन से, फ्रांस के राष्ट्रपति से जो उनकी बातचीत हुई है, जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, किस तरह से इससे पड़े? सुलह का कोई रास्ता या फिर जंग और तीखी होती चली जाएगी? गौरव, सारे इंडिकेशंस यही हैं कि जंग और तीखी होगी। हम लगभग 2-2:30 बजे रात तक यहाँ लोकल टाइम एयर रेड शेल्टर्स में, बॉम्ब शेल्टर्स में ही रहे, क्योंकि बाहर निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि एक के बाद एक एयर रेड सायरन बज रहा था। और कम से कम 3-4 मिसाइलें तो आके कीव के आउटस्कर्ट्स पर आके लगी हैं। बड़े धमाके रात भर सुनाई दिए और उसके बाद एयर रेड सायरन्स की वजह से जिस जगह पर हम हैं वहां पर हमें कहा गया आप बॉम्ब शेल्टर से निकल ही नहीं सकते। एक रिपोर्ट हमने फाइल की एयर रेड शेल्टर में बैठकर कि किस तरह से वहां पर लोग परिवार के साथ हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर लोग परिवार के साथ हैं। -4 डिग्री यहां का तापमान, और इस बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोग बहुत ही परेशान रहे, जो नहीं निकल पा रहे हैं कीव से। एक जो तस्वीर आई है जो बहुत ही डरावनी है, वो एक लगभग 17 मील लंबा काफिला जो रूसी सेना का आ रहा है और बहुत क्लोज बंच्ड अप आ रहा है इस समय, जिससे इंडिकेशन से सीधा यही है कि उनको कोई हवा से चैलेंज है ही नहीं। यानी यूक्रेन की एयरफोर्स का किसी तरह से यहां पर कोई रोल नहीं आ रहा है, और ना ही वो जो मानव रहित लड़ाकू विमान जो तुर्की में बने थे, जिनका एक मिसाइल अटैक यहाँ के रक्षा मंत्री ने, उसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी, उस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो आउटस्कर्ट्स पर रूस की सेना कीव के जो आउटर पेरिफेरी है वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रही है। उसके बाद कब भीषण हमला शुरू होगा, अब वही अंदेशा है। अंजना, लोग यही सोच रहे हैं कि यहां से निकले कितनी जल्दी निकले, और नहीं निकल पाए तो बचकर कहां जाए।